आर्थिक संरचना में मूलभूत बदलाव के अंतर्गत अब हम इस्पात विनियंत्रण को लेते हैं। डी कंट्रोल्ड ऑफ स्टील। भाड़ा समानीकरण की नीति देश के संतुलित विकास के लिए लागू की गई थी। बाजार पर अधिक निर्भरता के दौर में यह नीति मूल्य नियंत्रण युग की संभवतः सबसे बड़ी विसंगति बनी। देश के इस्पात उत्पादक राज्यों द्वारा काफ़ी समय से इस्पात विनियंत्रण की मांग की जाती रही है। सरकार ने जनवरी 1992 में इस्पात उद्योगों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने तथा भाड़ा समानीकरण नीति की समाप्ति की घोषणा की। भाड़ा समानीकरण नीति के रहते भारत के लगभग सभी स्थानों के इस्पात उत्पादक ढुलाई का समान भाड़ा अदा करते थे, भले ही वास्तविक ढुलाई कुछ और हो। इससे कारखाने के नज़दीक उपभोक्ता वास्तविक ढुलाई भाड़े से अधिक भुगतान करते रहे हैं और इसका लाभ दूर के उपभोक्ताओं को होता रहा है। भाड़ा समानीकरण की समाप्ति से नज़दीक के उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा और दूर के उपभोक्ताओं का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनसे किसी भी स्थिति में पूर्व निर्धारित भाड़े से अधिक भाड़ा वसूल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार आर्थिक संरचना में मूलभूत बदलाव के अंतर्गत इस्पात विनियंत्रण को लागू करके एक तरह से इस्पात क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया। अगला बिंदु है चांदी का आयात, इंपोर्ट ऑफ सिल्वर। सरकार ने विदेश से लौट रहे किसी भी भारतीय या भारतीय पासपोर्ट धारी को जो कि कम से कम 6 महीने तक विदेश में रहने के बाद भारत लौट रहा हो, अपने सामान के साथ अधिकतम 100 किलोग्राम चांदी लाने की छूट दी है। चांदी के आयात पर 500 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से विदेशी मुद्रा में सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। आयातित चांदी में चांदी के गहनों की भी छूट होगी, लेकिन फेरा के अंतर्गत रिजर्व बैंक ने कीमती पत्थरों से जड़े आभूषणों और चांदी के सिक्कों को इस छूट से बाहर रखा है। सरकार के इस निर्णय से चांदी की तस्करी की प्रवृत्ति को काफ़ी सीमा तक कम करने में मदद मिलेगी। अगला बिंदु है अप्रवासी भारतीयों को छूट, रिलैक्सेशन टू द नॉन रेजिडेंट इंडियंस। भारतीय अर्थव्यवस्था में विनियोजन की दृष्टि से अप्रवासी भारतीयों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार अप्रवासी भारतीयों के विनियोग को आकर्षित करने के लिए सदैव सचेष्ट रहती है। अप्रवासी भारतीयों को भारत में अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे अप्रवासी भारतीय जो भारत में रोजगार या कारोबार के लिए लौट रहे हो, उन्हें रिजर्व बैंक को फेरा के तहत विदेशी मुद्रा से अपने खातों या संपत्ति की घोषणा करने की ज़रूरत नहीं होगी तथा ऐसे अप्रवासी भारतीय जो भारत में स्थायी रूप से लौट रहे हो, उन्हें भारत में किसी भी बैंक में बिना किसी सीमा के विदेशी मुद्रा में खाता खोलने की मंजूरी होगी। निवासी भारतीय यात्रियों को अब विदेश जाते समय अपने साथ 1 लाख रुपए तक स्वर्ण और गैर स्वर्ण आभूषण ले जाने की मंजूरी होगी। पहले यह सीमा 20,000 रुपये थी। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे बजट में अप्रवासी भारतीयों तथा भारतीयों को जो कि विदेश से लौट रहे हैं प्रति यात्री 5 किलोग्राम सोना लाने की घोषणा की। सरकार के इस निर्णय से सोने की तस्करी को खत्म करने में मदद मिली है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है रुपये की परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी।
वर्ष 1992-93 के बजट में रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया, जिसके तहत विदेशी मुद्रा का 40% भाग सरकारी विनिमय दर पर तथा शेष 60% बाजार निर्धारित दर पर बदले जाने की व्यवस्था थी। इसके बाद 1993-94 के बजट में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया, जिसकी मांग विगत वर्षों से की जा रही थी। रुपये की दोहरी विनिमय दर की समाप्ति की घोषणा से निर्यातकों में हर्ष की लहर दौड़ना स्वाभाविक थी। अब निर्यातक अपनी कमाई का 100% भाग बाजार दरों पर अभ्यर्पित कर सकते हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद निर्यात और विदेशों में कार्यरत लोगों से देश में डॉलर की आवक बढ़ी है। रुपये की चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता से निर्बाध गति से निर्यात संवर्धन संभव हुआ है। वर्तमान में हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार सुविधाजनक स्थिति में है। भविष्य में हम निर्यात वृद्धि हेतु सचेत रहेंगे। अतः रुपये की परिवर्तनीयता के परिणाम बहुत ही अनुकूल हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे हैं।